वेलकम टू न्यूज अजीज। बजट आने में एक हफ्ता बाकी रह गया है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है और माहाना महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अप्रैल में महंगाई की शरह 36.4% थी, जो कि मई में बढ़कर 38% पर पहुंच चुकी है। हुकूमत ने कल पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए और डीजल की कीमत में 5 रुपए की कमी करके आवाम को थोड़ा सा रिलीफ यकीनन दिया है, लेकिन ये रिलीफ नाकाफी नजर आ रहा है। बजट से कबल डॉलर की कीमत को लगने वाले पर आज हमें कटते हुए नजर आए। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कल क्रेडिट कार्ड अदायगियों के लिए ओपन मार्केट की बजाय इंटरबैंक से डॉलर खरीदने की इजाजत दी, तो इसका असर आज ओपन मार्केट पर नजर आया। ओपन मार्केट में आज डॉलर की कदर में 17 रुपए कमी हुई है और डॉलर 293 रुपए पर पहुंच गया। 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 22 रुपए सस्ता हुआ है। 2 दिन कबल डॉलर ओपन मार्केट में 315 रुपए तक पहुंच गया था, जिसके बाद इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 30 रुपए तक का फर्क नजर आया था, जो कि उस वक्त भी एक रिकॉर्ड था। अब सवाल यह है कि बजट में अवाम को रिलीफ क्या मिलता है। हुकूमत भी अच्छी तरीके से जानती है, उनके ऊपर पूरा प्रेशर है, लेकिन IMF प्रोग्राम में जो मामलात अभी हमें सॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्या उसका असर बजट पे पड़ेगा? लगता यह है कि कोशिश ही करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, कि जितना रिलीफ दिया जा सकता है वो दे। लेकिन चैलेंजेस क्या होंगे? प्रेशर बहुत है क्योंकि दावे बहुत किए गए थे। महंगाई के हवाले से गवर्नमेंट क्या क्या कहती रही माजी में जब उनकी गवर्नमेंट नहीं थी। लेट्स वॉच दैट। ना ये डॉलर को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। अवाम का क्या कसूर है कि वो इस नालायक और नाअहल हुकूमत का ज़ेर अताब है। रोज एक नई क़यामत उनके ऊपर टूटती है। हमें मौका दे तो ये मुसद्दा अपोजिशन के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, वगरना मेरा नाम इमरान न्याजी रख देना। ये अदम एतमाद कामयाब हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? जहां पर गुर्बत है, जहां पर महरूमियां हैं, उनको खत्म करना होगा। आज महंगाई अपने आसमान से बातें कर रही है और इसका असल जो तकलीफ से जो गुजर रहा है इस कौम का, एक गरीब बेटा, एक मजदूर, एक काश्तकार, एक दिहाड़ीदार, वो बेचारा उससे पूछे कि जिंदगी उसके ऊपर कितनी तंग हो चुकी है। महंगाई इतनी बुरी तरह बढ़ गई है, अपनी रोटी पूरी करे, अपने बच्चों की फीसें पूरी करे, अपने घर में बूढ़े या मरीजों की दवाइयों का बंदोबस्त करे। आटा महंगा है, रोटी महंगी है, सब्जी महंगी है, गोश्त महंगा है, दालें महंगी हैं। बेरोजगारी ने करोड़ों अफराद को एक वक्त की रोटी से महरूम कर दिया। माँ बाप के पास अपने बच्चों की तालीम के फीस अदा करने के पैसे ना हों। हम मिलकर इस महंगाई के खिलाफ मार्च करेंगे और जब तक इनको भगा नहीं देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे और फिर वही वक्त लाएंगे जब चीनी 52 रुपए हुआ करती थी। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। पिछली हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत, महंगाई का जिन जो कि बोतल से बाहर निकल चुका है वापस जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका असर अवाम पर क्या है? उनकी बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है? लेट्स वॉच दैट। देख लें, आटा देख लें, हर चीज, सब्जियां देख लें, हर चीज ही ना गरीब की पहुंच से बाहर हो गई। महंगाई बहुत है, आटा घ्यो चीनी हर शय पे चल गई है। पहले तो जो गरीब तबका था वो बेचारा परेशान होता था, अब मीडियोकर और अपर मीडियोकर की तरफ काम चला गया। गरीब बंदा है, मजदूरी करने वाले लोग है ना, वो जो है ना बिल्कुल बेबस है। हर चीज महंगा पे जाता है, अभी क्या करे गरीब लोग, मजबूर है। इस वक्त कोई किसी चीज का कोई हिसाब किताब है नहीं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कोई कमी पेशी नहीं हो रही है। 10,000 में गुजारा करता था, वो अभी 60,000 में गुजारा करता है। भीख मांगते हैं लोग। ये लोग इन लोगों को इस महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान। खाना तो है ना, क्या करे, महंगा भी खाना, सस्ता भी खाना। खाने की अशिया है, वो हर चीज जो है इतनी महंगी हो गई, मिडिल तबके का जो जीना बहुत मुश्किल हो गया है। पेट्रोल कम हुआ, मगर पेट्रोल के कम होने की वजह से महंगाई पे कोई असर, बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ा। आटा जो है ना वो और महंगा होता जा रहा है। गोश्त और ये बीफ तो लोग खा ही नहीं पा रहे। हमारा क्या होगा, हम तो बहुत तंगी से गुजार रहे हैं। जरूरत से ज्यादा जो है ना वो अपना कटौती करनी पड़
पड़ रही है। पहले हम हफ्ते में एक दफा खिलाते थे, अभी 2 हफ्ते के बाद एक दफा चिकन लेके आते हैं। 800 रुपए मेरी दिहाड़ी है, किराए का मकान है, कहाँ जाए? जो चीजें हम अपने घर के लिए 10,000 11,000 का लेता था, वही चीजें हमें 22,000 कीमत डबल। अगर हम समझे कि ये लोग महंगाई खत्म करेंगे तो इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल लगता है कि ये लोग महंगाई खत्म करें। जैसे 5,000 बच्चे किराए से बेचारा बहुत औखा गुजारा हो रहा है। बहुत ज्यादा महंगाई भी है, आवाम बेचारे क्या करेगा, रोजगार भी नहीं, मजदूरी भी नहीं। आवाम के लिए सोचें, अपनी कुर्सी के लिए ना सोचें। हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त हम गुजार रहे हैं। यही तो यूँ समझे हमने खुदकुशी कर ली है, इसके अलावा कोई हल नहीं है हमारे पास। हम क्या करें, कोई हल है? सवालात बहुत हैं आवाम की तरफ से। सलूशन क्या है? एक सलूशन शाखा कनबाती साहब और उनके साथी देते हैं। वो कहते हैं री इमेजिन पाकिस्तान, सिस्टम तब्दील किया जाए। बात करेंगे आज शाखा कनबाती साहब। थैंक यू सो मच अब्बास साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो इस वक्त किधर जा रहे हैं हम लोग? वे डू यू सी अस गोइंग? आप तो पहली कहा है कि री इमेजिन पाकिस्तान, बट डू यू थिंक हम एक शिफ्ट पे नई तरफ जा रहे हैं? नहीं, हम जो री इमेजिन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, ये बनाया गया था इसलिए कि जो मुल्क में के मसाइल हैं उन पर बात हो सके। क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगाया तकरीबन 100 टीवी प्रोग्राम हर रोज़ होता है पाकिस्तान में, और किसी पर पाकिस्तान के मसाइल की बात नहीं होती, सियासत की बात होती है। किसने क्या कहा, क्या कर दिया, किसने क्या बयान दे दिया, ये बातें होती हैं। ना मसाइल की बात होती है, ना हल की बात होती है। पार्लियामान भी मफलूज है, वहाँ पर भी पाकिस्तान की तकालीफ है, वहाँ की तकालीफ की बात नहीं होती। सियासत जो है वो दुश्मनी और नफरत में बदल गई है। तो हमने कहा कोई ऐसी जगह पर हो जहाँ पाकिस्तान के मसाइल की बात हो सके, उसके हल की बात हो सके। तो ये हमने शुरू किया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने उसमें शिरकत की, और जो उसमें फीडबैक मिलता है वो यही है कि बिल्कुल ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और आप ये बातें ज़रूर करें ताकि कुछ उम्मीद हमें मिले कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर है। राइट। क्योंकि आज बदकिस्मती से और ये बड़ी मुश्किल बात है कहनी कि लोग निज़ाम से मायूसी का शिकार हैं, और ये हालात कभी भी किसी मुल्क के लिए अच्छे नहीं होते। हमें इन चीज़ों का आज जो मुल्क की लीडरशिप है, और मैं उसमें सबको कहता हूँ, मैं पॉलिटिकल लीडरशिप भी है उसमें, मिलिट्री लीडरशिप भी है, जुडिशियल लीडरशिप भी है, ये सब की जिम्मेदारी है कि बैठें और एक आगे के रास्ते का तयन करें कि पाकिस्तान कहाँ पर जाएगा और कैसे जाएगा। क्योंकि ये जो आज हालात हैं ये गैर मामूली हैं, और आपको गैर मामूली अमल से मसाइल को हल करना पड़ेगा। मामूल के मामला से ये चीज़ें हल होने वाली नहीं है। लेकिन इस वक्त तो जहाँ पर हम चले गए हैं, जहाँ टेम्परेचर्स हैं, इस वक्त तो कोई बातचीत कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। यही काम होता है ना लीडरशिप का, इसीलिए मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। और ये ज्यादा लोग नहीं है, आज जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा आप 10-12 लोगों का कह दें, बट मैं 5 बड़े लोगों की बात करूंगा। इसमें 3 पॉलिटिकल लीडर्स हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, आर्मी चीफ हैं, चीफ जस्टिस हैं। ये सब बैठे हैं, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क की सियासत के अंदर, मुल्क के मामलात के अंदर, और ये बैठे और फैसला करें कि हमने कैसे मामलात को दुरुस्त करना है। क्योंकि आज मैंने कहा कि जो हालात हैं उनको आप मामूल के मामलात से दुरुस्त नहीं कर सकते। आपको गैर मामूली अमल, एक बड़ा रेडिकल रिफॉर्म आपको चाहिए होगा मुल्क के निज़ाम में भी, और जिस तरह हम मुल्क के मामलात को चलाते हैं उसके अंदर। और वो बहुत सीरियस रिफॉर्म्स हैं, वो सिर्फ लोग लगाने से या चीज़ों को रद्द-बदल करने से मामला दुरुस्त नहीं होगा। आपको पूरा निज़ाम को बदलना पड़ेगा, राइट। और उसके लिए उसका एक बोझ होता है। तो कोई भी सियासी जमात या कोई एक सियासी लीडर उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे आप मौजूदा हुकूमत को ले लें, जो मेरी जमात की हुकूमत है, हम हुकूमत में आए, बेपनाह मुश्किलात थी, बेपनाह मुश्किल फैसले करने पड़े। उनका असर आप देखते हैं आज महंगाई के अंदर, बेरोजगारी के अंदर। ये सब मामलात जब आप मुश्किल फैसले करते हैं उनके होते हैं, क्योंकि आपने स्टेबिलिटी देनी थी निज़ाम को। IMF प्रोग्राम में मुश्किल फैसले आपको करने पड़े, क्योंकि जो हालात जिस हद तक बिगाड़ दिए गए थे, आज उसका एक बड़ी भारी कीमत PMLN को पोलिंग स्टेशन पर अदा करनी पड़ेगी। लेकिन जी बिल्कुल पड़ेगी, अभी भी जी बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि मुश्किल फैसले आपने किए हैं। अवाम तो
एक शॉर्ट मेमोरी रखते हैं। But you're saying कि PMLN को, पीपल्स पार्टी को, आपको भी लगता है कि वो डिटैच रही है इस मामले में? फाइनेंस मिनिस्ट्री आपके पास थी, तो इसलिए डायरेक्ट जो हिट है वो PMLN को पड़ने वाली है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिसका प्राइम मिनिस्टर होता है, हुकूमत आइडेंटिफाई उसी जमात से होती है। प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस जी, प्राइम मिनिस्टर। यकीनन दूसरी इत्तेहादी जमातें, उनको भी असर पड़ेगा, लेकिन जो ज्यादा बोझ है PMLN को उठाना पड़ेगा। ये जो फैसले हैं, आपने कई साल तक ये फैसले करने हैं। ये आज चंद दिनों या चंद महीनों में या 1-2 सालों में मामला हल नहीं होगा। सो कमिंग टू दिस, एक तो पहले इलेक्शन हो रहे हैं। जी, इलेक्शन होंगे। इलेक्शन आपके चॉइस इस साल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको अक्टूबर में इलेक्शन करवाने हैं। अगर हुकूमत पहले डिसॉल्व कर दी जाती है, यदि एक दिन भी पहले डिसॉल्व हो जाए, तो फिर आप 1 महीना और कर सकते हैं, 3 मंथ्स आप नवंबर तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन उस वक्त तक, उससे पहले आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल चॉइसेस जो हैं, ये आपके पास नहीं होती। ये इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। तो अब जब हम इलेक्शन में जाएंगे, ऑब्वियसली तब तक कुछ और नक्शा भी हो सकता है, लेकिन एज इट इज राइट नाउ, आपने कहा कि PMLN को बैलेट बॉक्स पे मसला होगा, PTI हम दिख रहे हैं वैसी टूट फूट का शिकार हो गई है, तो फिर क्या निकलेगा? दोबारा आपको पंजाब में कोई लग रही है लीडिंग पार्टी आते हुए? देखिए, जो भी फैसला होता है, लीडिंग पार्टी की बात नहीं है। कोलिशन गवर्नमेंट्स भी मुल्क पे चली हैं, कामयाबी से चली हैं। तो आप कल जो भी अवाम फैसला करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आज जो हालात हैं, कोई जमात भी अक्सरियत ले सकती है ऑल ओवर पाकिस्तान। जी, ऑल ओवर पाकिस्तान। मतलब कौमी असम्बली में अक्सरियत की जो बात है, आप ये देख लें कि पिछली जितनी हुकूमतें भी रही हैं 99 के बाद, सारी ही कोलिशन गवर्नमेंट्स थी। जो 2002 की भी, डिस्पाइट के उस वक्त मुशर्रफ साहब थे, फिर 2008 की गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट थी, 2013 की भी कोलिशन गवर्नमेंट थी, पिछली गवर्नमेंट भी। So this is going to be another coalition government, even a loser coalition. तो अभी भी कोalition है। अभी तो कोalition से बाहर सिर्फ PTI थी। PTI अब मुख्तलिफ धड़ों में नजर आ रही है, तो फिर ये तमाम के तमाम धड़े भी कोalition में आ जाएंगे। जी, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोलिशन गवर्नमेंट जो भी बने, उसके ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक ये है कि आज आप एक एजेंडा तय कर लें कि हमने किस तरह क्या रिफॉर्म्स करने और कैसे करने हैं, और फिर सब उसको सपोर्ट करें। पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होती है रिफॉर्म्स को। हो सकता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी करनी पड़े। तो ये चीज़ें आज तय करने की ज़रूरत है, और फिर एक हुकूमत, चाहे वो कोलिशन हो या अगर एक जमात की बनती है, उसको सब सपोर्ट करें मुल्की मामलात की हद तक। उसमें तनकीद ज़रूर करें, अपोजिशन ज़रूर होगी, तनकीद करेगी, लेकिन आप मुल्क के मामलात की बात करें और एजेंडा ऐसा तय करें जिससे एक रिफॉर्म का एजेंडा आपको तय करना पड़ेगा, जिसको सब सपोर्ट करेंगे। एक तरफ जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हैं, एक तरफ PMLQ में हम देख रहे हैं सरवर साहब एक्टिव हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मे बी ही वाज ट्राइंग टू रिवाइव PTI। आपको क्या लग रहा है लॉजिकल कंक्लूजन इस वक्त जहां पे खड़ी है PTI, इसमें से क्या निकलेगा? देखिए, जो भी निकले, मेरा उससे वास्ता नहीं है। पॉलिटिकल जमातें आगे पीछे हालात होते रहते हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप, जो पॉलिटिकल जमातें हैं, ये एक लीडरशिप के नाम पे ही चलती हैं। आप आज भी देख लें तो जो PMLN है, मियां नवाज शरीफ के नाम पे चलती है। वोटर उनसे आइडेंटिफाई करता है। पीपल्स पार्टी के वोटर आज भी जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो से, जो दोनों शहीद हो गए, उनसे आइडेंटिफाई करता है। PTI जो है के नाम से आइडेंटिफाई होती है। आपकी JUI है मौलाना फजल रहमान साहब से, ANP है, वो आज भी वली खान जी, गफ्फार खान के नाम से आइडेंटिफाई होती है। तो वो एक आइडियोलॉजिकल बेस के बजाय हम आज वक्त के साथ ग्रेविटेट कर गए हैं टुवर्ड्स पर्सनलाइज सिस्टम, और अगर मामला चलेगा तो हम एक इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क फॉर्म की तरफ आ जाएंगे। जब आप टाइम देंगे तो इंस्टीट्यूशन, पार्टी इंस्टीट्यूशन बन जाएंगी, उनकी अपनी एक मशीनरी होगी, वो ऑपरेट करेंगी। कैसे? यू सेइंग कि अगर ये नेशनल, ऑलमोस्ट नेशनल गवर्नमेंट ही होगी अगर सभी अलायंस में एजेंडा नेशनल होगा। एजेंडा आपको नेशनल, लेकिन मुख्य पार्टीज होंगी। जी, मैं आज कह रहा हूं कि आज बैठने का वक्त है। ये लीडरशिप आज चैलेंज लीडरशिप के लिए है। ये तीनों जो इदारे हैं, सियासत, फौज और अदलिया, क्योंकि सब असरअंदाज होते हैं मुल्क के मामलात पर। तो अगर आज ये एक नेशनल एजेंडा तय कर लें और उसके खदो खाल तय कर दें, उसका एक फॉर्म बना दें, तो कल जो भी आएगा उसको इम्प्लीमेंट करेगा और सब उसको सपोर्ट करेंगे। सो PTI को अब हम आप किधर देखेंगे? अब PTI को
आपकी मेन कॉन्टेस्टेंट तो वही थी। पीटीआई एक पॉलिटिकल जमात है, उसकी एक वोटर मौजूद है, उसका वर्कर मौजूद है, और ठीक है, उनसे जो ये मे नो के मामलात हैं, इसमें जो हुआ है ये काबिल कबूल नहीं है। इसमें ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि जो उस दिन हुआ और क्या इसकी तैयारी की गई थी, क्या कोई साजिश थी, नहीं थी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह ये धमकियों से पहले दी गई, जिस तरह के मामलात और बातें हुई जलसों में की तरफ से, तो इंडिकेशन यही थी कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो ये हो जाएगा। और वो मतलब कम से कम मेरे ख्याल से वो बात बहुत आगे बढ़ गई कि मुल्क की फौज के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, जो हमारा बॉर्डर टाउन है सबसे बड़ा, वहाँ के कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ। ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं है। कोई सियासी जमात ये नहीं कर सकती। कि जिम्मेदारी ये थी कि अगर उन पर कोई तफ्तीश हो रही थी, उनके खिलाफ कोई चार्जेस थे, तो सीना तान कर बाहर आते, गिरफ्तारी देते, या इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते। गिरफ्तार कोई नहीं, मैं गिरफ्तारी के हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं होंगे तो फिर गिरफ्तारी कानून के मुताबिक आपकी हो जाती है। मैंने 1.25 साल पीटीआई के दौर में मैंने हर किस्म की तफ्तीश भुगती। कब मुझे याद नहीं है, सैकड़ों दिन तफ्तीश में लगे। आप ये भी कहते थे कि मैं आपको बंद कर देना जी, और मैंने उस वक्त उसके बावजूद मुझे गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश में शामिल होने के बावजूद शहबाज शरीफ साहब को 2 दफा गिरफ्तार किया, कोई चार्जेस नहीं थे। कभी साफ पानी केस का नाम लेते थे, उधर जाके कहते थे आशियाना में आपको गिरफ्तार कर ली, फिर आशियाना नहीं बनता था। तो यानी गिरफ्तारी के बाद केस बनाने की कोशिश की गई। बहरहाल मैं एक खराबी को दूसरी खराबी से नहीं बदलना चाहता। अब जो वो हो गया, अब आप तफ्तीश में शामिल हो। आपने गलत काम किया कि नहीं किया, तो सियासी लीडर को इन चीज़ों से घबराना, जेल से घबराता है जो सियासी लीडर है वो कामयाब नहीं होता। आपने अपने वर्करों के इम्तिहान में डाल दिया, अपनी लीडरशिप के इम्तिहान में डाल दिया, खुद घर बैठे थे। ये चीज़ काबिल कबूल नहीं होती। ये उनका एक बहुत बड़ी नाकामी है। सर, आपने कहा कि री-इमेजिन पाकिस्तान और सब में एक किस्म का आपस में कंसेंसस भी हो जाए, लेकिन टॉप 3 इश्यूज क्या आपकी नज़र में हैं जिन पे ये कंसेंसस होना चाहिए? टॉप 3 नहीं है, टॉप 300 है, टॉप 3000 है, टॉप 3 मिलियन है। आपने पूरे निज़ाम को बदलना है, इस बात का एहसास कर लें। आज निज़ाम में सलाहियत नहीं है, सियासी निज़ाम में और गवर्नेंस के निज़ाम में, कि मुल्क के मामलात को दुरुस्त कर सके। आप इसको मैसिवली ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम को बदलना होगा, आपको नैब को ख़त्म करना होगा। जब तक ये नैब का इदारा है, आपके मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा। ठीक है, so you will start with bureaucracy and then go to आप सबको इकट्ठा काम करना होगा। इकट्ठे कैसे होगा चेंज? इट हैज टू बी सिस्टमैटिक। यू थिंक सब चीजें इकट्ठे, हर चीज को चैलेंज करना होगा ना। आपने हर मुल्क के हर निज़ाम को चैलेंज करना है कि क्या ये निज़ाम मुल्क के मामलात को हल कर सकता है। मसलन आपके जो सूबे हैं, क्या ये अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं? नहीं कर सके। क्या वो लॉ एंड ऑर्डर दे सकें, अवाम को अदल का निज़ाम दे सकें, पुलिस का निज़ाम दे सकें, स्कूल चला सकें, अस्पताल चला सकें? आपको या नए प्रोविंसेस बना दें, छोटे प्रोविंसेस बना दें, और या आप जो प्रोविंशियल जो अथॉरिटीज़ को डिवॉल्व कर दें ज़िले की सतह पर या डिवीजन की सतह पर, ताकि वो एक ऑटोनमस यूनिट के तौर पर ऑपरेट करें। आप पुलिस को देख लें, दुनिया में कोई मुल्क नहीं है बड़ा जिसके अंदर नेशनल पुलिस सर्विस हो। पुलिस हमेशा लोकल होती है, हमारी नेशनल पुलिस सर्विस है। इस तरह हमने जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है अंग्रेज के दौर का रखा हुआ है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज हैं। ठीक है, ये नहीं चल सकता अब ये निज़ाम। अब आपको स्पेशलाइज फेडरल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी चाहिए और स्पेशलाइज प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी चाहिए। डू यू थिंक अब्बासी साहब कि आप सबको कन्विंस कर लेंगे? हमें पीटीआई में तो खैर बहुत दरारें पड़ गई, लेकिन पीएमएलएन में भी दरार नजर आ रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आपके साथ ही प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट दी इकॉनमी के हवाले से। ख्वाजा आसिफ साहब ने ओपनली उसको डिसोन किया, उन्होंने कहा मिफ्ता इस्माइल को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मैं कर सकता हूँ ये बात क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। सो ये तो आपस में अभी पीएमएलएन ही है। ये कोई ऐसी बात नहीं होती, हम सब आपस में भाई हैं, दोस्त हैं। मिफ्ता साहब को हक है तनकीद का, मुझे भी हक है तनकीद का। ख्वाजा साहब वजीर हैं हुकूमत के, उन्होंने अगर उस पर रिजर्वेशन नहीं, रिजर्वेशन का इजहार कर सकते हैं कि मिफ्ता साहब को बात नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने अपनी बात कर दी। ये पाकिस्तान की खूबी है, ये शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां हर रोज वजीर और असेंबली के मेंबरान लाइव टीवी पर आकर हर बात का जवाब देते हैं। दुनिया की हर बात आप हमसे पूछ सकती हैं।
दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है कोई जहां पर किसी पर्सनल इशू पर। अब आप एक सवाल हमेशा मैं आपसे, मेरा ये झगड़ा भी रहता है, आप कहते हैं आप आए हैं, आपने ये बात कर दी। मैं कहा मैं आया हूं आपके मेहमान के तौर पे, मैं अपनी जमात के नुमाइंदे के तौर पर नहीं आया। या तो मुझे कह दें आप जमात के नुमाइंदे हैं, मैं उस हवाले से बात कर दूंगा। तो आप जब हम तो बात करते हैं, ख्वाजा साहब ने बात की है, होनी चाहिए, मैं तो खुद कहती हूँ बात होनी चाहिए, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया ख्वाजा साहब की तरफ। नहीं, ख्वाजा साहब ने एक बड़ा बैलेंस्ड, उन्होंने बिल्कुल तनकीद की है, लेकिन बड़ी एक शिकवा किया है। ख्वाजा साहब को मैंने वो देखा है, उर्दू में उन्होंने ट्वीट किया है, एक शिकवा किया उन्होंने। दोस्ती यारी है, कोई ऐसी बात नहीं है, शिकवा किया कि आपकी बात नहीं करनी चाहिए। आज बताया भाई साहब, आपके साथ जेल में क्या हुआ था? जी, जेल में क्या हुआ था? छोड़े इन बातों को, जेल में हमने कभी शिकवा किया है? क्योंकि जो हम पीटीआई से सुन रहे हैं बड़ी खतरनाक किस्म की कहानियां हैं। सो आई वांट टू हैव योर स्टोरी। नहीं, वो क्या कह रहे हैं, जेल को आसान जगह नहीं है, मुश्किल जगह है, लेकिन रोने धोने की बात नहीं है। नहीं, वो तो पार्टी छोड़े, सियासत छोड़े, पता नहीं अल्लाह जाने अंदर क्या। देखिए, हर एक अपना एक तजर्बा होता है, हर एक अपना एक थ्रेशोल्ड ऑफ पेन होता है, वो ठीक है। अगर आप मैं किसी को कमजोर या वो नहीं समझता, लेकिन हर एक अपना एक तरीका होता है जिंदगी गुजारने का। तो सियासतदान को थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। आपने की? उसको छोड़े ना, मुझे छोड़े, मैंने कभी बात, कोई जरूरत नहीं है। देखिए, कोई जरूरत नहीं है ये बातें करने की, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं पीटीआई की कि आप लोगों को बेहतर कंडीशंस मिली, हमें बहुत तकलीफ। हमारे कंडीशंस को आकर पीटीआई के मेंबरान चेक करते थे। पीटीआई के मुकामी लीडर भेजे जाते थे कि जाके देखें इनको क्या सहूलत मिली है और वापस ली जाए। मेरे जेल में पीटीआई के मुकामी जो लीडरशिप थी वो आई 2-3 दफा, और खुद बड़े शर्मिंदा थे, क्योंकि हम इकट्ठे रहे हैं, सियासत में एक ही जिले के हैं, बड़े शर्मिंदा थे। वो कहते जी हम क्या कहते हैं, हमें तो भेजा जाता है यहाँ पर जाके देखो, उनको पंखा तो नहीं मिल गया, उनको कोई टेबल तो नहीं मिल गया, उनको कोई बिस्तर तो नहीं मिल गया, कोई सहूलत तो नहीं मिल गई। ये हरकतें थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। बहुत सी बातें हुई, वो छोड़े उन बातों को। सो व्हाट इज योर ओपिनियन? जो पीटीआई को 9 मई तो अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सियासत छोड़ दें। आपको हैरत हुई पीटीआई पे कि बहुत ज्यादा जल्दी हमने कोलैप्स देखा, या आपको लगता था कि ये ऐसे ही हो जाएगा? नहीं, आप जो लोग छोड़ के गए उनका बैकग्राउंड देख लें, कितनी जमातें बदल के यहाँ पहुंचे थे, फिर आपको एहसास होगा। और जो लोग अभी दे आर स्टैंडिंग फॉर, अब उनको क्या लगता है कि दे विल सस्टेन प्रेशर? या नहीं, प्रेशर क्या होता है जी, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर आपका अपना जमात है, आप अपना प्रेशर, अगर आपने गलत काम किया तो प्रेशर फिर मिलेगा आपको, ये एक फितरी सी बात है। लेकिन ये खत्म नहीं होना चाहिए। डू यू थिंक जब आप री इमेजिन कर रहे हैं तो इसको भी री इमेजिन नहीं होना चाहिए? मैं हर गैर कानूनी गैर आईनी अमल के खिलाफ हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमारे मुल्क में रवायत पड़ गई है। ये रवायतें आसानी से खत्म नहीं होती। जहाँ पर 40 साल मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं हो, डायरेक्टली और फिर इनडायरेक्टली भी असर रहा हो, जहाँ पर अदल का निज़ाम इंसाफ ना दे सके, वहाँ पर बड़े हालात पेचीदा हो जाते हैं। जहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अवाम की नुमाइंदा ना हो, वहाँ पर मामला ख़राब होते हैं। तो वक्त लगेगा उनको, जब तक हम ये दुरुस्त नहीं करेंगे आपके मुल्क के हालात भी दुरुस्त नहीं होंगे। राइट। सो अब आपने कहा इलेक्शन भी हो जाएंगे, री इमेजिनेशन भी हो जाएगी, बट कुछ लोगों का ख्याल है कि जून के बाद बिल्कुल तब्दील मंजरनामा होगा पाकिस्तान की सियासत का। आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है? पता नहीं, मैं तब्दील किसको आप कहते हैं? मैं तो तब्दील उसको कहता हूँ, मैं तब्दील उसको कहता हूँ जो मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करने की सलाहियत रखता हो। मुझे वो सलाहियत आज किसी जमात में नजर नहीं आती। पिछले 2 साल अगर आप देख लें, पाकिस्तान की हर जमात इक़्तिदार में रह चुकी है, हर जमात, कोई भी इक़्तिदार से बाहर नहीं रहा। तो क्या वो मामलात हल कर सके हैं? अभी आ जाते हैं जो कुछ हल हुआ। आज PMLN बड़ी खुश थी, हमने देखा इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। अचानक ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 27 रुपए कम हो गई। फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के सबरा का कहना है कि ये सागदार के बर वक्त एक्शन का नतीजा है। योर कमेंट? जी देखिए, जो भी मुल्क के अंदर बेहतरी हो या बदतरी हो, उसकी फिर क्रेडिट या उसका इल्जाम तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर पर ही जाता है ना। अगर वो कमी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, क्रेडिट भी फाइनेंस मिनिस्टर को जाएगा। लेकिन क्या ये बातें सस्टेनेबल हैं या नहीं है, ये वक्त बताएगा। ये बात होती है ना। देखिए, ये चीजें सिक्लिकल हैं। ये मसलन अब कमोडिटी प्राइसेस नीचे जा रही हैं। एक जमाने में
एक सुपर साइकिल था पिछले 2 साल के अंदर, अब तेल की कीमत कहाँ पहुंच गई है। वो कोयला जो हम $500-600 का खरीद रहे थे आज $90 पे आ गया है। तो ये चीजें ऊपर नीचे जाती हैं, लेकिन मईशत दुरुस्त उस वक्त होती है जब वो इन सब बातों को सस्टेन कर सके, जब वो ग्रोथ दे सके। हमारी ग्रोथ अभी रुकी हुई, हमारे बेपनाह चैलेंजेस हैं। सो IMF की डील हो जाएगी? IMF की डील होनी चाहिए। अगर ना हो तो गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास प्लान बी है। मेरा ये जाती ख्याल है, फिर आप कल कहेंगे जमात का फैसला, जमात का नहीं है। मेरा जाती ख्याल है कि आपको नए IMF प्रोग्राम में जाना चाहिए, अभी से वो नेगोशिएट करना शुरू कर दें। उसकी क्या मोडेलिटीज है मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि बजाय इन रिव्यूज़ के ये प्रोग्राम छोड़ के नए प्रोग्राम में जाएं। उसकी कंडीशनलिटीज यकीनन ज़्यादा मुश्किल होंगी, लेकिन शायद वही एक रास्ता आपके पास हो जो हालात दुरुस्त कर सके। सो आप भी कह रहे हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा है, शब्बर जैदी साहब भी कह रहे हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा है। सो बट वो साथ में ये भी कहते हैं कि देयर इज अ नेशनल गवर्नमेंट कमिंग। आपको भी उनकी, शब्बर जैदी साहब जो कहते हैं? शब्बर जैदी साहब मेरे दोस्त हैं, वो 4 साल पहले तक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अब वो नेशनल इकोनॉमिस्ट हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ? इकोनॉमिस्ट जी? यू डोंट कंसिडर हिम एन इकोनॉमिस्ट? मेरा नहीं ख्याल वो इकोनॉमिस्ट हैं, अकाउंटेंट हैं। लेकिन एक बात तो वो आपकी मानते हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा, यहाँ तक तो हर आदमी कैसा है, आप उनके हालात देख लें। अगर चल रहा होता यहाँ पर हम बैठे होते, राइट। सो अभी चल रहा होता तो हम कोई और बातें कर रहे होते। सो इसी सिस्टम में मेरा सवाल जो मैं आपसे कई दफा कर चुकी हूँ हर प्रोग्राम में, दोबारा कर लेती हूँ कि इस सिस्टम में फिर ये भी तो एक मसला है सर। हम एक डेमोक्रेसी हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में पार्टीज के अपने अंदर डेमोक्रेसी का इशू है। आज PTI को मसला है, विदाउट PTI का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मगर PTI ये कहती थी आप लोगों को, अभी खुद हमने ये बात गैस की, इट्स अ वन मैन शो इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी। इसको नहीं तब्दील करना चाहिए? मैं यही बात आपके सामने कर चुका हूँ। कैसे करेंगे? कि जमातें आइडियोलॉजी पे बना करती थी, फिर वो शख्सियात पे बनी, फिर शख्सियात ने उन मामलात को तूल दिया। ये नेचुरल एक प्रोग्रेशन है। ठीक। फिर एक दिन आता है कि वो जमातें इंस्टीट्यूशंस बन जाती हैं, वो शख्सियात से निकलकर इंस्टीट्यूशन की तरफ एक मशीनरी बन जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। हम उस सतह पे भी नहीं पहुंचे, ये वक्त लगेगा कि नेचुरल प्रोग्रेशन होती है। दुनिया में कोई भी जमात इंटरनली डेमोक्रेटिक नहीं होती। एक बड़ी मुश्किल बात है करनी, आप इसे सलाह भी कर सकती हैं। इंटरनली कोई ये बड़ी भी नहीं होती जो पाकिस्तान में, ये भी नहीं होता, इससे भी बदतर है मसला। अगर आप इनको बुरा समझते हैं, बात करें जी, किस मुल्क की बात? आप किसी मुल्क को ले लें, हम तो यूरोपियन डेमोक्रेसी आप किसी मुल्क को ले लें, जमातें शख्सियात पे ही बनी हुई। ठीक है। उसके बाद इंटरनली जब उनके फैसले होते हैं कभी डेमोक्रेटिक नहीं होते, कंसेंसस से होते हैं। ठीक है। वहां वोटिंग नहीं होती। ठीक है। कि आज हमने फरिया को बनाना है पार्टी के सदर, तो जल्दी वोट करते हैं। राइट। लेबर पार्टी ने वोट कराया था इंग्लैंड में इंटरनली, और मुकाबला 2 भाइयों में हुआ था, मिलीबैंड ब्रदर्स में। बिल्कुल। वो दिन और आज का दिन में 25-28 साल हो गए, लेबर पार्टी नहीं उठी, वो इक़्तिदार में नहीं आई, क्योंकि वोट डिवाइसिव होता है। ये तो कोई 10 साल पुरानी बात नहीं, इससे भी 20-25 साल हो गए, क्योंकि वोट जो होता है डिवाइसिव होता है। हो सकता है 15 साल में टाइम, वोट डिवाइड करता है। हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनली जो होती हैं वो कंसेंसस से ऑपरेट करती हैं। ठीक है। इस तरह आप ये कहेंगी अब काबीना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों पे मुश्तमिल होती है, सही, लेकिन उसकी वर्किंग डेमोक्रेटिक नहीं होती। ठीक है, आई गेट इट। वो एक प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसने फैसला करना है, ठीक है ना, वो सबकी बात सुन के फैसला कर देता है। फिर आप कहेंगे नहीं, उसको वहां वोटिंग करानी चाहिए, हाँ वो हाथ खड़े करो। हाँ, और फिर अगर काबीना में अपने घर वाले ही बैठे हों तो फिर वो घर वाले बैठे हो तो वो आपको सपोर्ट करें। सारे घर वाले तो नहीं होंगे ना, 50-60 आदमी बैठे हैं। लेकिन सर यहाँ तो चाहे काबीना हो या कोई पार्टी की महफिल हो, वहाँ तो पसंद ही उनको किया जाता है जो आपका साथ नहीं, वो आपकी मर्जी है, वो आप कह सकती हैं। देखिए, सबने अपने दोस्त बैठाए होते हैं, किसी ने रिश्तेदार बैठाए होते हैं। डिसेंट सुनना ही नहीं है, आप अपनी गवर्नमेंट को देखिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, डिसेंट सुनते हैं आप? जी बिल्कुल सुनते हैं। तो हमारी पार्टी में हमेशा डिसेंट पसंद किया जाए ना किया जाए अलग बात है, डिसेंट करने की गुंजाइश मौजूद है पार्टी के अंदर। कम से कम हमारी पार्टी में मैंने हमेशा ये देखा, मियां नवाज शरीफ साहब को मैं ये हमेशा क्रेडिट देता हूँ कि वो बिल्कुल डिसेंट सुनने का मौका भी देते थे, पसंद करें या ना करें वो अलग बात है। यू आर लिटरली आउटसाइड, नहीं पैरेलल टू द पार्टी। तो ये होता है, मैं आउटसाइड नहीं हूँ, मैं एक वो वाहिद आदमी हूँ जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया।
गया था सर, उस जमात के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नवाज शरीफ साहब ही रहे थे, उसके बाद मुझे बनाया गया। ठीक है, वो बात नहीं है कि सिर्फ फैमिली या दोस्तों की बात होती है। पार्टी के अंदर एक, क्योंकि अगर सिर्फ आप फैमिली और दोस्तों में रखेंगे तो फिर हुकूमत चलती नहीं है। मियां नवाज शरीफ को ये चॉइस मिली कि वो जैसे उन्होंने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, पार्टी उनकी सस्टेन कर गई, ये चॉइस आपको देनी चाहिए? ये आपकी मर्जी है। क्या उन्होंने ऐसे लोग प्रोड्यूस किए हैं जमात के अंदर जो ये ओहदा रख सकते हैं? ये भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहले बाहर निकल गई ना, उनको वो कहते हैं हमने प्रेशर इतना डाला उनके ऊपर। क्या प्रेशर डाला? फिर ऐसे लोग अब ना रखते जो प्रेशर, यहाँ थोड़ा प्रेशर था। यहाँ जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, कौन सा प्रेशर नहीं डाला गया? हमारी जमात 2/3 मेजॉरिटी से 14 मेंबरों पे आ गई थी जी, ठीक है, लेकिन पार्टी का स्ट्रक्चर वही रहा, पार्टी की लीडरशिप वही रही। लिया भी तो आप लोग भी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता टफ हुए ना, एकदम तो टफ नहीं। मैं यही कह रहा हूँ ना, तो वो पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद रहा, लीडरशिप मौजूद रही, तो पार्टी के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखें, अपनी लीडरशिप रखें। लीडरशिप कभी भी अपने वर्कर को, अपनी जो लोअर लेवल लीडरशिप उसको एक्सपोज नहीं करती, वो खुद अब्जॉर्ब करती है जो भी मुश्किलात हों। अगर आप खुद घर में बैठे रहें और तवक्को ये रखें कि आपका वर्कर जाके गिरफ्तारी देगा, तो ये बात दुरुस्त नहीं होती। ओके, सो मरियम नवाज बड़े अरसे से कहीं थी पलड़े भारी होंगे, इलेक्शन तब होंगे जब जेल में होंगे या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वो इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि वो जो कह रही थी वो वैसे ही हो गया है, ये कैसे हुआ है? नहीं, ये फिर आपने वही बात की ना। देखें, जलसे में, टीवी प्रोग्राम में हम बहुत सी बातें कर, अब सवाल करते हैं, हम जवाब दे देते हैं, तो मुहावरतन ये बातें की जाती हैं। अब जो कुछ हुआ है सब आपके सामने है। कल इलेक्शन होंगे, PMLN इलेक्शन लड़ेगी, वहां पता चलेगा पल्ला किसका भारी है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है आपके ख्याल में? नहीं, मैं देखें, ये स्पेकुलेशन वाली बात है। बट PMLN का होगा, पीपल्स पार्टी का होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये अवाम जो फैसला करेंगे, वहीं से जिस जमात के पास वोटें ज्यादा होंगी वही बनेगी। लेकिन अब्बासी साहब, हम ये देखते हैं अभी टर्की में इलेक्शन हुआ है और दुनिया में कई इलेक्शन होते हैं, लोग खुश दिली से इलेक्शन का रिजल्ट मान लेते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा इलेक्शन होगा जहाँ पे हारने वाला कहेगा बिल्कुल जी होगा? जो इलेक्शन चोरी नहीं होगा वो ऐसा ही होगा। हर इलेक्शन चोरी हुआ है। उसके ऊपर तो बात हुई नहीं, वो किसने बात? मैं वही कर रहा हूँ। जब तक आप ये बातें दुरुस्त नहीं करेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आज लीडरशिप है ये बैठे और इन बातों को तय करे। आपने कब शुरू की थी पॉलिटिक्स? विच ईयर? मैंने पहला जो इलेक्शन लड़ा, मेरे वाले साहब ने लड़ा था, मैं उनका कैंपेन मैनेजर था 85 में। And it was PMLN, PML? उस वक्त नॉन पार्टी थे। उसके बाद मैंने 88 में इंडिपेंडेंट लड़ा, 90 में IJI पे लड़ा, 94 में PMLN से, और 94 के बाद सब इलेक्शन PMLN, 94, 97। And IJI obviously was PMLN। जी, 94, 97, 2002, 2008, 13, 18, फिर एक बाई इलेक्शन, ये सब। So you have been a one party person, हम कह सकते हैं ये? जी, मैं एक ही जवाब। So ये जो हमने PTI के तमाम इससे सबक सीखा है, तो वो ये हो सकता है कि क्या हम ये किया, या दो थॉट्स हैं, तो ये कि आपकी आइडियोलॉजी बदल सकती है, आपके ख्यालात बदल सकते हैं। आइडियोलॉजी वाले लोग यहाँ कोई भी नहीं है। बातें हम सब करते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी यहाँ कोई नहीं है। एसोसिएशन है एक जमात से, जमात आपके खानदान की तरह होती है। अगर आप उसको बदलना शुरू कर दें, फिर जरा मामला मुश्किल हो जाते हैं। आपने कभी नहीं सोचा पार्टी छोड़ने का? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं या सियासत छोड़ सकता हूँ, पार्टी बदलने का मैं कम से कम कायल नहीं हूँ। मैं कन्विंस नहीं हुआ कि कोई दूसरी जमात मेरी जमात से बेहतर है। So having said that, there are people जो आपके आसपास भी होंगे जो दूसरी जमातों से आते हैं। जी, कुछ लोगों ने गलतियां की हैं, कुछ ने हकीकी मानों में पार्टी बदली, उनको वहां पर बात पसंद नहीं आई, वापस आ गए अपनी जमात में, या इंडिपेंडेंट हो गए, या सियासत छोड़ दी। ये हर एक की चॉइस होती है। लेकिन जो मुफाद के लिए पार्टियां बदलते रहे हैं, यहाँ इक़्तिदार नहीं मिला वहाँ चले गए, वहाँ इक़्तिदार ले लिया, कभी इधर मिल गए, कभी इधर एस्टेब्लिशमेंट से मिल गए, ओहदे हासिल कर लिए, वो लोग कभी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सो बट एज अ सीनियर पॉलिटिशियन जो कि बड़े कंसिस्टेंट रहे हैं, PTI में आपके फिर किससे आप इम्प्रेस हुए कि ये इसने सही प्रेशर सस्टेन कर लिया? ये बात ना ही पूछे तो अच्छा है। कोई तो हो गया? नहीं नजर आया कोई भी नहीं नजर आया। और किस पे हैरत हुई? नहीं, हैरत नहीं हुई, मुझे तो नहीं थी। राइट, थैंक यू सो मच शाह खान भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, उसके बाद देखेंगे पंजाब का नया मंजरनामा क्या हो रहा है, राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। पंजाब की सियासत में इस वक्त कई जमातें मुतहरिक हैं।
लेकिन ताहाल पंजाब की सियासत तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के गिर्द ही घूम रही है। दर्जनों अरकान के पार्टी छोड़ने के बाद तहरीक इंसाफ कमजोर हो चुकी है, लेकिन अगर अहल ना हुए तो तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन में पंजाब के अंदर अभी भी शायद बड़ी सियासी जमात बनकर उभर सकती है। मुस्लिम लीग नून पुराने खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने की ख्वाहिश रखती है। जहांगीर तरीन मुनहरिफ अरकान के हमरा नई सियासी जमात की तश्कील में मसरूफ हैं। जहांगीर तरीन मुस्लिम लीग नून समेत दीगर जमातों से राब्ते करके आइंदा की सियासी हिकमत अमली भी तय कर रहे हैं। इतलात ये भी हैं कि जहांगीर तरीन साहब ने आइंदा इलेक्शन में नून लीग से सियासी इत्तेहाद के लिए नवाज शरीफ से मुलाकात करने का फैसला किया है। सियासी तज्ज़ियाकार जून के महीने को मुल्क की सियासत के लिए अहम करार दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। लेट्स वॉच दैट। क्या नवाज शरीफ साहब होंगे इलेक्शन से पहले? इलेक्शन कैंपेन शुरू होने से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और ये बात तय कर ली गई है। और उसके साथ साथ कुछ अदालती फैसले आपको जून के बाद आपको नजर आएंगे, जिससे पाकिस्तान की सियासत काफी बदलती हुई दिखाई देगी। ये फैसले मुल्क की सियासत का काफी हद तक रुख बदल देंगे। आप कह रहे हैं मजीद तब्दीली आने जा रही है? जी, काफी तब्दीली आएंगी और वो जो फैसले होंगे वो मैंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत को एक बार फिर बदल देंगे और कुछ ऐसी आपको तब्दीलियां नजर आएंगी, कुछ ऐसे लोग इमर्ज होते हुए नजर आएंगे जो शायद पाकिस्तान की सियासत में लोगों ने कम सोचा। तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? पंजाब का आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या होगा? वो मेन बैटल ग्राउंड है, उसका असर डायरेक्ट पूरे पाकिस्तान पे पड़ता है। पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगी? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब। थैंक यू सो मच शामी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। फवाद चौधरी समेत कुछ लोगों ने ये कहा कि हम सियासत छोड़ रहे हैं, हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन फिर वो वापस आए, उनकी ब्रेक बड़ी छोटी साबित हुई, एकदम से एक्टिव हुए। दीगर लोग भी एक्टिव हैं, PMLQ एक्टिव है, जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हैं। सो ये पंजाब का नया जो सियासी मंजरनामा है ये कैसा होगा? पंजाब की सियासत में तब्दीली तो अभी PTI की सफ़ों में कुछ खलबली मची हुई है, इलेक्टेबल छोड़ गए हैं और कुछ लोग एक नई जमात बनाने की बात कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब भी सरगर्म हैं और PTI के साबिक अरकान भी सरगर्म हैं और जरदारी साहब भी लाहौर में हैं और उनकी बैत करने वाले भी मौजूद हैं। मगर ये सारी जो भी खलबली है PTI की सफ़ों में है। मुस्लिम लीग नून का जो मामला है वो जूं का तूं है, यानी उसके यहाँ कोई ना रिवोल्ट हुई है, ना कोई इंतशार हुआ है और ना कोई अफरा तफरी है। तो ये अब जो भी मामला होगा देखेंगे कि PTI के जो वाबस्तगान हैं वो क्या फैसला करते हैं, नई पार्टी बनाते हैं। अगर वो 2-3 जमातों में जाएंगे, कोई एक जमात में चला गया, कोई दूसरी में चला गया, तो फिर उनकी कुव्वत जो है वो मुंतशिर हो जाएगी। लेकिन अगर वो किसी एक जमात में इकट्ठे हो गए, जो जहांगीर तरीन साहब कोशिश कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि वो अपने सियासत पर अपने असरात डाल सकेंगे। तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा। जो एक इस वक्त की ज़रूरत है वो बातचीत यकीनन हमेशा होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त कोई फिजा नहीं है बातचीत की। काफ लीग ने APC बुलाने की तजवीज़ दी है, बट जो इस वक्त हमारा माहौल बना हुआ है इसमें कैसे बातचीत होगी? देखिए APC जो है अगर के साथ होगी या उनके बगैर होगी। अगर तो उनके बगैर होती है तो फिर तो उस APC का कोई फायदा नहीं है। जो मौजूदा हुकूमत है वो 12-13 पार्टियों पर मुश्तमिल है। खुद उसका इजलास जो है PDM का वही APC की शक्ल इख्तियार कर जाता है। लेकिन जो एक बड़े फरीक हैं सियासत के, अगर वो भी किसी APC में शरीक होते हैं तो फिर तो उसकी मानवियत में इजाफा हो जाएगा। उसके बगैर तो फिर ये ऐसा ही है जैसे कि आप आलू के बगैर आलू गोश्त पकाएं या गोश्त के बगैर आलू गोश्त पका लें। कल हमने देखा नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि जून के बाद तब्दीली आ जाएगी। हामिद मीर साहब ने कहा कि खास तौर पे ये काफ़ी खौफनाक तब्दीली होगी।
हालात मजीद शायद मुश्किल होने जा रहे हैं पीटीआई के लिए। आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए, जब ऐसी सूरत हाल पैदा होगी उस वक्त देखा जाएगा। इस वक्त ऐसा तो लग रहा है कि मुश्किलात तो बहुत हैं, उनमें इजाफा भी हुआ है, लेकिन सियासत में नशेब फराद आते रहते हैं और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर अपनी सियासत पर फोकस करें और सियासी अमल को स्ट्रेंथन करें और एक अपने बेलगाम जो अनासर हैं उन पर काबू पा लें, तो वो अपनी सियासत जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी ये कहना कि उनकी सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी या उनके लिए कुछ शदीद मुश्किलात दरपेश होंगी या उनका रास्ता खोटा हो जाएगा, ये सारे अंदाजे हैं। अभी तो हम तयक्कुन से बात नहीं कह सकते। कानूनी कार्रवाई अगर कोई होगी उनके खिलाफ तो फिर कानूनी कार्रवाई तो होते होते होती है ना, उसका नतीजा भी निकलता है। कोई चुटकी बजाते तो मामला नहीं हो सकता। हम यही दुआ कर सकते हैं, इसी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं। बाकी तो फिर जो भी सूरत हाल पैदा होगी उसके मुताबिक देखेंगे। शामी साहब, पीडीएम और हुकूमती इत्तेहाद की 1 साल कारकर्दगी को इतनी ज्यादा मुतासर कुन नहीं रही। उनको खुद भी एहसास है इस बात का, तभी वो इलेक्शन नहीं चाहते थे कि हो जाएं। हमें क्या नजर आ रहा है नेक्स्ट इलेक्शन में, क्योंकि अब तो इलेक्शन सर पे खड़ा है, कि ये इकट्ठे ही जाएंगे या अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, अगर तो पीटीआई एक ताकतवर जमात के तौर पे मौजूद होगी तो फिर सूरत हाल और होगी, और अगर पीटीआई कमजोर पड़ गई और उसके रास्ते में रुकावटें आ गई तो फिर मामलात और होंगे। इस वक्त जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें यूनाइटिंग फैक्टर तो खुद है और तहरीक इंसाफ है। माजी में भी ऐसा होता रहा है, इत्तेहाद बनते रहे हैं। जब उनका हरीफ जो है सामने मौजूद नहीं रहा तो वो इत्तेहाद भी मौजूद नहीं रहे। बड़ा इस वक्त तो देखिए, पीडीएम जो है आज तो मरियम औरंगजेब बड़ी मसरत का इजहार कर रही हैं। कोई डॉलर भी नीचे आया है, कोई तेल की कीमतें भी कम हुई हैं, कोई खुर्दनी तेल की कीमत भी कम हुई है। तो वो आज तो वो बड़ी यकीन दहानी करा रही हैं कि अब हालात जो हैं वो बेहतर होते चले जाएंगे। आज तो कुछ अच्छी सुनने को मिली है परफॉर्मेंस के हवाले से मौजूदा हुकूमत। बट पीएमएलएन का जो मेन फोकस है या अच्छी खबर के हवाले से, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो फिर उनके लिए बेहतरीन वक्त होगा। क्या आपको लगता है अब जो माहौल है इसमें नवाज शरीफ साहब वापस आ सकेंगे? देखिए, वापस उनको भी आना चाहिए। जो 2018 में जिस तरीके से उन्हें इंतखाबी सियासत से बाहर किया गया, उनके हाथ पांव बांध कर जो इंतखाबात कराए गए, उसका नतीजा फिर हमने देखा। तो अब ये तजर्बा जो है पर करने के इरादे बांधे जा रहे हैं या खदशात का इजहार हो रहा है। तो मेरा तो ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब भी आए और उनकी ताहयात नाअहली भी ख़त्म हो और भी मैदान में मौजूद हो और लोग जिसको चाहें उसको वोट दें, ताकि हम मतलब है कि इतना हमें अरसा हो गया है, हमको मुल्क में सुकून और इत्मीनान भी तो लेके आए ना। हर वक्त दंगा फसाद, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कुछ खबरें चली शामी साहब कि बाहर जाने की शायद ऑफर हुई, उसने कहा कि वो खुद जाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? हालांकि उन्होंने तो कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बहरहाल सियासत है। आपको लगता है कि कहीं जाएं बाहर के मुल्क? अब कई लोग ये पेशीन गोइयां तो कर रहे हैं, कोई जांचा बनाने वाले भी ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्यों बाहर जाएंगे। इस वक्त तक तो मेरा कोई इशारा उनकी तरफ से तो नहीं मिला। तो मैदान में डटे हुए हैं और यही कह रहे हैं कि मैं मैदान में रहूंगा और अपनी जो लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए उनकी पार्टी एक नया रुख इख्तियार करेगी, नए चेहरे सामने लाएगी, कारकुनों से अपने उम्मीदवार नए चुनेगी। 9 मई एक ऐसा दिन है जिसने हमारा बहुत कुछ बदल डाला है और इसमें कोई शुबा नहीं है, वो एक बड़ा अलमनाक और स्याह दिन था।
जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, और उसने जो है उसके असरात का सही तौर पर एहसास नहीं कर पाए और एक वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर पाए, जिसका उन्हें नुकसान हुआ है। लेकिन और ये नुकसान जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है। अभी यानी ये जो दहशत गर्दी है और इस तरीके के फौजी तनसीबात पर और कौमी तनसीबात पर हमले हैं, उसकी तो कोई तायीद कर सकता है ना तारीफ कर सकता है। तो बहरहाल हमारी सियासी जमातों को तशद्दुद से दूर रहना चाहिए और अपनी जिद्दोजहद पुरअमन तरीके से करनी चाहिए, वगरना खुद उनके हाथ जल जाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शंस हो जाएंगे अब? देखिए, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन के बगैर तो कुछ चारा नहीं है। हमारी दस्तूर की पूरी इमारत इलेक्शन पर खड़ी है और दस्तूर की इमारत जो करारदाद मकासद है उसमें तो यही लिखा हुआ है, इब्तिदा इससे होती है कि हाकमियत अल्लाह की है और उसका इस्तेमाल जो है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए होगा। ये तो इलेक्शन के बगैर तो हम अपनी इज्तिमाई जिंदगी जो है उसको उस्तवार नहीं रख सकते, नज़म को कायम नहीं रख सकते। तो इलेक्शन तो अगर इलेक्शन नहीं होंगे फिर तो धमा चौकड़ी मचेगी, दंगा फसाद होगा। इसलिए मेरा ख्याल है किसी को भी इलेक्शन के रास्ते में रुकावटें नहीं खड़ी करनी चाहिए, बल्कि दूर। सो चेंज क्या होगा सियासी तौर पे, आप क्या देखते हैं? क्या तब्दीली आएगी इलेक्शन के बाद? देखिए, अभी देखना है इलेक्शन किस माहौल में होते हैं, वो जो चैलेंज दरपेश हैं वो उनसे किस तरीके से ओहदा बरा होते हैं, उनकी ताकत में कितनी कमी होती है, कितना इजाफा होता है। ये बहुत सारे अवामिल हैं जो अभी क्लियर नहीं हैं। अभी कुछ ना कुछ बातें पर्दा गैब में हैं। जब वो सामने आएंगी तो उसके बाद फिर यकीनी तौर पर कोई बात कही जा सकेगी। इस वक्त तो हालात जो हैं वो एक यानी कोई ठोस शक्ल इख्तियार नहीं कर पाए। अभी तो बहुत कुछ जो है वो एक बेयकीनी का शिकार है। मुजीबुर-रहमान शामी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जैसा कि शामी साहब ने कहा, यकीनन इस वक्त हर जगह नजर आ रही है, खासतौर पर पॉलिटिकल लैंडस्केप में आप कोई भी बात सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। लग ये रहा है कि अब मामलात बहुत उलझ कर शायद अब स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने की उम्मीद होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसमें यकीनन अभी कुछ वक्त लगेगा। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।